हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। भाई देखो, हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट। उस चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आप सोच रहे होगे सर ये चैप्टर बहुत लंबा होता चला जा रहा है। भाई ये मैंने आपसे पहले कहा था, ये आपकी केमिस्ट्री की नींव है और ये नींव आपको तरीके से स्ट्रॉन्ग करनी है। मैं चाहता तो इस चैप्टर को 4, 5 या 6 लेक्चर में निपटा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आपकी जो केमिस्ट्री की जो बिल्डिंग है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग पिलर पर खड़ी हो। अगर आपके पिलर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो केमिस्ट्री में फिर आपको दिक्कत होने वाली है नहीं। और ये जो चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आपकी नींव है भाई केमिस्ट्री की। आगे जितने भी चैप्टर आने वाले हैं उसमें आपको इस चैप्टर से काफ़ी कुछ मदद मिलेगी। मैंने देखा है, विद्यार्थियों को मैंने पढ़ाया है और मैंने देखा है कि विद्यार्थियों की इस चैप्टर में जो पकड़ है बिल्कुल ढीली होती है। इसलिए उनको यूनिट के बारे में, उनको मोल के बारे में, उनको ग्राम के बारे में, एटॉमिक मास के बारे में, एटॉमिक वेट के बारे में कोई खास जानकारी होती ही नहीं है। तो मैं ये नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, इसलिए इस चैप्टर को हम डिटेल वाइज विथ स्टैंडर्ड टॉपिक वाइज हम डिस्कस करेंगे। चाहे हमारा टाइम कितना लग जाए वो नो प्रॉब्लम, सिलेबस तो मैं आपको करा ही दूंगा टाइम पे। इसलिए ये जो अपना चैप्टर है वो अपने आप में स्ट्रॉन्ग चैप्टर है और ये आपकी नींव कहलाएगा या पिलर कहलाएगा केमिस्ट्री का। तो बिना बात किए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम जो पिछले वाले लेक्चर में बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे भाई एटम की और मॉलिक्यूल की। मैंने आपको एटम के बारे में बता दिया था, मैंने आपको मॉलिक्यूल के बारे में बता दिया था। बार बार डिस्कस करने से मतलब है नहीं, इस चीज़ के बारे में आप जानते हो क्योंकि टाइम भी हमारा कंज्यूम होता है। फिर जो हम बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे इंपॉर्टेंट एटॉमिक मास के बारे में और एटॉमिक वेट के बारे में। मैंने आपसे कहा था कि एटॉमिक मास जो है उसकी यूनिट पाई जाती है, लेकिन एटॉमिक वेट की किसी प्रकार की कोई यूनिट नहीं होती। बताया था मैंने आपको कि एटॉमिक वेट में कोई यूनिट नहीं होगी, जबकि एटॉमिक मास में यूनिट पाई जाएगी। और एटॉमिक मास क्या था भाई? मास ऑफ वन एलिमेंट, यानी एक एटम का जो मास होता है उसे बोलते हैं हम एटॉमिक मास। और उसकी जो मेजर करने वाली यूनिट थी वो या तो आप एमयू में ले सकते हो, वो आप ग्राम में भी ले सकते हो, और वर्तमान में हम यूनिफाइड मास का उपयोग कर रहे हैं। क्लियर है? जबकि एटॉमिक वेट की कोई यूनिट नहीं होती। फिर मैंने आपको एटॉमिक वेट का फॉर्मूला बताया था कि एटॉमिक मास ऑफ वन एलिमेंट डिवाइड बाय 1/12 इनटू मास ऑफ कार्बन 12। फिर मैंने आपसे भी कहा था कि कार्बन 12 से कार्बन 12 का मास तो कैंसिल हो जाएगा, तो उसे आप हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कह सकते हो। क्लियर है? वहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर जो हम बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे मोलिकुलर मास की। फिर मैंने आपसे कहा था मोलिकुलर मास क्या होगा भाई? किसी भी एटम में जितने टोटल एटम है, किसी भी मॉलिक्यूल में जो जितने भी टोटल एटम है, अगर उनके सब मासों को अगर आप जोड़ देते हो तो वो जो मास बन के आता है उसको बोलते हैं अपन मोलिकुलर मास। उसे बोलते हैं अणुभार। क्या बोलते हैं? अणुभार। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो अपने पास आ गई, जैसे कुछ भी लो, CO आ गया, तो ये CO मॉलिक्यूल है, अणु है CO। तो कार्बन का भार अपने पास होगा 12 और ऑक्सीजन अपने पास होगा 16। अपने पास 16 दो 6 2 अपने पास हो गया 8, 28 ग्राम। ये 28 ग्राम किसका मास हो गया भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलिकुलर मास हो गया। मतलब मोलिकुलर मास क्या है? किसी भी अणु में उपस्थित कुल परमाणु का जो भार है, कुल परमाणु, सुना ध्यान से, टोटल एटम। और मैंने कहा था किसी भी अणु में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या उस अणु की परमाणुकता कहलाती है। क्या कहलाती है वो? एटोमिसिटी। क्या कहलाती है? एटोमिसिटी। उसको हिंदी बोलते हैं हम परमाणुकता। क्या बोलते हैं? परमाणुकता। यानी जितने भी अणु में एटम है, जितने भी अणु में परमाणु है, यदि उन सबके परमाणु के परमाणु भार को अगर आप जोड़ देते हो तो उससे जो मिलकर बनेगा वो बनेगा अपने पास मोलिकुलर मास। उसको बोलते हैं हम अणुभार। क्लियर है? यानी किसी भी अणु में उपस्थित कुल परमाणु का जो भार है वो कहलाता है उस अणु का अणुभार। वो आप किसी का भी ले लो, जो भी आप मॉलिक्यूल देखना चाहो उसका आप ले सकते हो, लेकिन उसके लिए शर्त है कि आपको हर एटम का एटॉमिक मास आना चाहिए। क्लियर है? और वो आपको 9th और 10th में पीरियोडिक टेबल के द्वारा याद करवाया जाता है। कम से कम 20 तक के परमाणु क्रमांक के आपको परमाणु भार याद होने चाहिए। और जब ऑफलाइन क्लास लगेगी तो मैं वो भी आपको याद करवा दूंगा, वो आप टेंशन ना लें, लेकिन फिर भी आपको 20 तक के तो याद होने चाहिए भाई। तो आज हम उस चीज़ की तो बात करेंगे नहीं, क्योंकि हमने उनकी एटॉमिक मास की और मोलिकुलर मास की तो पहले वाले लेक्चर में चर्चा कर ली। आज जो मैं बात करने वाला हूं वो बात करेंगे अपन एवरेज मोलिकुलर मास की, या एवरेज एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास, जो भी आप लेना चाहो। सीधा मास लिख देते हैं, एवरेज मास, औसत अणुभार। एवरेज मास क्या है? एवरेज को बोलते हैं ना अपन, एवरेज मोलिकुलर मास लिख दो, या एवरेज मोलिकुलर मास, इसको हिंदी में बोलते हैं अपन औसत अणुभार। क्या बोलते हैं हम? औसत अणुभार या परमाणु भार, जो भी आप
अगर परमाणु के लिए ले रहे हो तो परमाणु भार हो जाएगा, अगर अणु के लिए ले रहे हो तो आप अणु भार हो जाएगा। पहली बात तो ये सर, ये औसत अणुभार है क्या और इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी और कैसे पड़ी। समस्या तो यही है कि सर आपने एटॉमिक मास के बारे में बताया, हमको बात समझ में आ गई कि एक परमाणु को जो भार है उसे हम उसका एटॉमिक मास कहते हैं। सर एटॉमिक वेट के बारे में बताया कि बस एटॉमिक मास में और एटॉमिक वेट में कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, एटॉमिक मास में से आप यूनिट हटा दीजिए वो एटॉमिक वेट बन जाएगा, ये भी बात समझ में आ गई। आपने कहा सर मोलिकुलर मास क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि अगर जितने भी परमाणु हैं उन सबके परमाणु का अगर आप परमाणु भार जोड़ देते हो तो आपके पास अणुभार बन जाएगा। तो सर फिर ये औसत अणुभार क्या है, ये औसत अणुभार हमें समझाना क्या चाहता है। सुनो बात ध्यान से। पहली बात तो ये इसकी जरूरत हमें कब पड़ेगी, कब हम इसको यूज लेंगे और ये किस प्रकार निकालेंगे। दो तरीके आपको सीखने हैं। पहला तरीका तो क्या है कि सर इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, दूसरी बात ये अगर सर जरूरत पड़ी है तो इसे हम किस प्रकार निकालेंगे। दोनों बात आपको समझ में आ जाएगी कि इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी और इसे किस प्रकार निकाला जाता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से बात। औसत अणुभार से लिख देता हूं मैं, एवरेज मास की हमको आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो एवरेज मास की आवश्यकता हमें इन कंपाउंडों पड़ती है और उनको बोलते हैं हम आइसोटोप्स। उनको क्या बोलते हैं हम, आइसोटोप। आइसोटोप जानते हो हिंदी में बोलते हैं समस्थानिक। हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, समस्थानिक। समस्थानिक के बारे में सब जानते होंगे। समस्थानिक क्या होते हैं कि जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होते हैं, अलग है। यानी एटॉमिक नंबर तो सेम होंगे और एटॉमिक वेट क्या होगा उसका डिफरेंट। यानी वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है अलग अलग, उन्हें बोलते हैं हम समस्थानिक। जानते हो इस चीज का। यानी जहां पर समस्थानिक वर्ड आ जाएगा वहां पर जो आप मास यूज लोगे वो मास कौन सा होगा अपने पास, एवरेज मास, यानी अपने पास होगा औसत मास। ऐसा क्यों, आप जानते हो जैसे मैं क्लोरीन की ही बात कर लूं तो आप जानते हो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक अपने पास 17 होता है। इसके दो आइसोटोप पाए जाते हैं, एक तो पाए 17Cl35 और एक होता है 17Cl37। यानी एक तो अपने पास होता है जिसका अणुभार होता है 35 और एक ऐसा है जिसका अणुभार होता है अपने पास 37। ये दोनों क्या कहलाते हैं भाई, आइसोटोप्स। क्या कहलाते हैं दोनों, आइसोटोप। देखो आप आइसोटोप की परिभाषा क्या बताई थी मैंने आपको। समस्थानिक क्या होते हैं कि जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है अलग अलग। देखो आप परमाणु क्रमांक यहां भी 17 है, यहां भी 17 है, तो परमाणु क्रमांक तो समान हो गए और द्रव्यमान संख्या क्या हो गई भाई, अलग अलग। तो जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है उन्हें हम आइसोटोप्स बोलते हैं, या हिंदी में उन्हें बोलते हैं हम समस्थानिक। और समस्थानिक जहां पर यूज हो जाएंगे वहां पर जो आप मास लोगे वो लोगे आप एवरेज मास। कौन सा मास लोगे, एवरेज मास। क्योंकि आपको पता है क्लोरीन तो इसमें पाया जाता है और इसमें भी पाया जाता है। पता है ना आपको इस क्लोरीन के बारे में कि क्लोरीन जो है वो इसमें भी पाया जाता है और इसमें पाया जाता है। फर्क ये कि इसमें जो अपने पास पाया जाता है वो पाया जाता है 75% और इसमें जो पाया जाता है वो पाया जाता है 25%। यानी आपके पास जो क्लोरीन है वो 17Cl35 में पाया जाएगा 75% और 17Cl37 की फॉर्म में पाया जाएगा 25%। यानी आपका क्लोरीन एक नहीं दो रूपों में अपना अस्तित्व रखता है, एक 17Cl35 और एक 17Cl37। इसलिए अगर आपको कुछ याद हो तो आप Cl का जो परमाणु भार लिखते हो वो कितना लिखते हो, 35.5। ये लिखते हो 35.5। ये किस प्रकार आता है आज आपको पता लग जाएगा। ये 35.5 आया है वो किस प्रकार आया है आपको आज इसका पता लग जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको डिस्कस कर दूं कि एवरेज एटॉमिक मास हम कब यूज लेते हैं, कि जब आइसोटोप की समस्या उत्पन्न हो जाए। यानी अगर एक ही परमाणु के एक से ज्यादा आइसोटोप हैं तो फिर वहां पर आप अणुभार या परमाणु भार के स्थान पर किसका यूज करोगे भाई, एवरेज मास का। यानी आप यूज करोगे औसत। और औसत कब यूज करते हैं, जब एक से ज्यादा बातें हो जाती है, ये तो करते हो आप। तो पहली बात ये कि एवरेज मास की हमको आवश्यकता क्यों पड़ी, आइसोटोप के कारण। क्योंकि आइसोटोप में परमाणु भार अलग अलग होते हैं, तो हम इसका लें या इसका लें। भाई आपको अगर क्लोरीन का भार लिखना है तो या तो आप 35 लिख लो या आप 37 लिख लो, ये तो है नहीं तो आप दोनों को एक साथ लिख लोगे। तो हमने क्या किया, इन दोनों का ले लिया एवरेज, यानी इन दोनों के बीच का मान ही किसका मान मान लिया हमने, क्लोरीन का। और वो जो मास था वो क्या कहलाता अपने पास, एवरेज मास। यानी हम जो क्लोरीन का परमाणु भार यूज लेते हैं 35.5, वो क्लोरीन परमाणु का कौन सा मास है भाई, वो मास है अपने पास एवरेज मास। कौन सा मास है, एवरेज। और एवरेज क्यों है, क्योंकि आप पता है आपको कि क्लोरीन के दो समस्थानिक होते हैं, एक 17Cl35 और एक 17Cl37। अतः हम ना तो 35 लिख सकते हैं ना हम 37 लिख सकते हैं, तो हम दोनों के बीच का लिखेंगे और अपने पास वो मान कितना होता है 35.5 और उसको क्या बोलते हैं हम, एवरेज मास। ठीक है। अब ये सर ये 35.5 किस प्रकार है भाई, मैंने आपसे कहा था कि एवरेज मास के बारे में दो बातें पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये क्यों यूज होता है, दूसरी बात ये सर ये किस प्रकार निकाला जाता है।
अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाए तो सर हम कैसे निकालेंगे औसत मास, बताया जाएगा बिल्कुल आपको, टेंशन लेने की आपको आवश्यकता है नहीं, जो भी आपकी क्वेरीज है वो सब सोल्व कर दी जाएगी। लेकिन बात सुनो आप ध्यान से, एवरेज एटॉमिक मास की या एवरेज मोलिकुलर मास की हमें आवश्यकता जब पड़ती है जब हमारे पास क्या आ जाते हैं भाई, आइसोटोप्स। क्योंकि हम जानते हैं आइसोटोप्स क्या होते हैं कि जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अलग अलग। तो इस स्थिति में हम कौन सा मास लेते हैं भाई, औसत मास। कौन सा मास लेते हैं, औसत मास। देख लो आप 17Cl35, 17Cl37। अब जो किस प्रकार निकाल जाता है भाई, ये 17Cl35 है वो 75% अस्तित्व में पाया जाता है और जो 37 है वो 25% पाया जाता है। कुछ नहीं करना आपको जो एवरेज मास निकालना है उसका फॉर्मूला क्या होगा, जितना परसेंट वो है उसको ले लो और उसके भार से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 75% पाया जाता है, भार कितना है इसका 35, प्लस जोड़ोगे ना भाई ये 25% और इसका भार कितना है 37, डिवाइड बाय क्या करोगे, टोटल कितना है भाई 75 प्लस 25 कितना हो जाएगा हमारे पास 100। 100 में से तो निकाल रहे हो औसत भाई, 100 में से 75% तो ये है और 25% ये है, डिवाइड बाय 100 होगा कि नहीं होगा। कुछ नहीं करना, जितना परसेंट आपको दिया जा रहा है उसको उसके भार से क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई। जितना परसेंट आपको दिया जा रहा है उसको उसके भार से क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई, और डिवाइड बाय क्या कर देना आप 100। जैसे आप ये वैल्यू निकालो कितनी आएगी 34.5, कितनी आएगी 30.5 ग्राम, 35 यानी 35.5 ग्राम आ जाएगी। कुछ नहीं करना, जितना परसेंटेज आपको दिया गया है उसके मास से मल्टीप्लाई कर दो, जितना प्रतिशत दिया गया है उसको उसके मास से मल्टीप्लाई कर दो, आपस में जोड़ के किसका भाग दे दो भाई 100 का, क्योंकि आप किस में निकाल रहे हो 100 में से भाई, इसमें से निकाल भाई 100 में से 75% तो ये है और 25% ये है। तो देख लो 75 को मल्टीप्लाई कर दिया 35 से, प्लस 25 को मल्टीप्लाई कर दिया 37 से, डिवाइड बाई 100, और ये मास निकाल लेना आप, कितना आएगा 35.5। यानी आपने जो मास यूज लिया है क्लोरीन का वो कौन सा मास है भाई, एवरेज मास। और ये एवरेज मास क्यों यूज लिया है, क्योंकि यहाँ पर कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई अपने पास, समस्थानी की, और जहां पर समस्थानी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है वहां पर हम कौन सा मास यूज लेते हैं भाई, एवरेज मास। और एवरेज मास निकालना आसान है, आपको जो एबेंडेंस, इसको एबेंडेंस बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं एबेंडेंस, जितनी आपको प्रतिशतता दी गई है उस प्रतिशतता को उसके परमाणु भार से आप मल्टीप्लाई कर दो, फिर उस प्रतिशतता को उसके परमाणु भार से मल्टीप्लाई कर दो, आपस में जोड़कर किसे डिवाइड कर दोगे आप 100 से, आपके पास क्या आ जाएगा भाई, एवरेज मास। क्या आ जाएगा आपके पास, एवरेज मास। ध्यान से देख लीजिए आप इसको, आपके पास क्या आ जाएगा भाई, एवरेज मास। क्लियर है बात आपको समझ में कि एवरेज मास क्या होता है और किस प्रकार यूज लेते हैं। वापस डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने, एक एक टॉपिक को आप ध्यान समझना। एटॉमिक मास क्या था, मास ऑफ वन एटम, यूनिट क्या थी एएमयू, ग्राम या यू को बोलते हैं यूनिफाइड मास। एटॉमिक वेट क्या था, मास, एटॉमिक मास ऑफ वन एलिमेंट डिवाइड बाय 1/12 इनटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12। क्लियर है, यूनिट कुछ भी यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस होता है वो। फिर मैंने आपको एक एम बताया था कि एक एम बराबर कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। उससे आपने क्या निकाला कि 1 ग्राम बराबर क्या होगा 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम, उसे बोलते हैं आप अवोगाद्रो नंबर। उसके बाद हमने किसकी बात की, मोलिकुलर मास की। मोलिकुलर मास क्या होता है कि किसी भी अणु में उपस्थित कुल परमाणु का जो भार है वो उसका क्या कहलाता है भाई, अणु भार। क्लियर है, जो बताया था मैंने आपको डिस्कस कर दिया। उसके बाद हमने किसकी बात की भाई, एवरेज मोलिकुलर मास की या एवरेज एटॉमिक मास की। हमने कहा कि कब यूज होगा, जब हमारे पास क्या होंगे भाई, समस्थानिक। समस्थानिक क्या होते हैं कि जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अलग अलग। इस स्थिति में हम अणुभार यूज ना करके हम क्या यूज करेंगे भाई, औसत अणुभार या औसत परमाणु भार। और किस प्रकार निकालेंगे, जो भी प्रतिशत आपको दिया जाए उसको उसको परमाणु भार से मल्टीप्लाई करके 100 से 100 में से डिवाइड कर दोगे आप, आपके पास क्या आ जाएगा भाई, एवरेज एटॉमिक मास या एवरेज मोलिकुलर मास। यहां तक शायद आपको कोई डाउट नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर है आपको, ये मास की मैंने चर्चा कर ली। अब मैंने आपसे कहा है अब जो हम कदम रखने जा रहे हैं वो कदम रखने जा रहे हैं भाई मोल कॉन्सेप्ट में। अब हमारा कदम क्या होगा, मोल अवधारणा। और वो कॉन्सेप्ट अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसी कॉन्सेप्ट में रहती है। लेकिन मैं आपको वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी बना दूंगा ताकि आपको मोल के ऊपर या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो शायद आपको समस्या उत्पन्न नहीं होगी, कि मोल आपके बिल्कुल ऑन टिप्स होगा कि मोल तो हम ऐसे निकाल देंगे। देखते हैं तो क्या होता है मोल। तो यहां तक की बात आपको क्लियर है, एटम क्या होते हैं, मोलिक्यूल क्या होते हैं, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक वेट क्या होता है, मोलिकुलर मास क्या होता है, एवरेज मोलिकुलर मास क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि ये टर्म अलग अलग है, सेम है, डिफरेंट है, इनके बारे में क्या क्या है। तो आपको पॉइंट याद होना चाहिए कि एटॉमिक मास तो क्या होता है, एटॉमिक वेट क्या होता है, मोलिकुलर मास क्या होता है,
ये अपने पास एवरेज मोलिकुलर मास क्या होता है, और भी जो टर्म मैंने आपको समझाई है वो आपको ऑन टिप्स होनी चाहिए भाई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हम एंट्री करने वाले हैं वो एंट्री करेंगे भाई मोल कॉन्सेप्ट। ये जो भी राम कहानी चल रही थी वो चल रही थी भाई मोल कॉन्सेप्ट के लिए। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वो अपने पास है मोल कॉन्सेप्ट्स। ये अपनी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, लेकिन टॉपिक काफ़ी बड़ा है भाई, इतना सा टॉपिक नहीं है भाई। मोल कॉन्सेप्ट अवधारणा समझा ही हो गया काम फ्री, ऐसा नहीं किया जाएगा। पूरा टॉपिक आपको डिटेल डिस्कस करवाया जाएगा। इसे हिंदी में बोलते हैं अपन मोल अवधारणा। हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? मोल अवधारणा। टॉपिक का नाम क्या अपने पास? मोल कॉन्सेप्ट। ये हिंदी में बोलते हैं इसे मोल अवधारणा। वो हिंदी इंग्लिश तो आप देख लेना। हमको तो टॉपिक समझ में आना चाहिए कि टॉपिक कहना क्या चाहता है भाई। सबसे पहली बात ये, अवधारणा तो आप जानते हो, मोल को जो देने वाली अवधारणाएं थी उनको मोल अवधारणा कहते हैं। पहली बात तो हमारे पास ये आती है कि सर ये मोल क्या है। भाई किसी भी चीज को जब आप पढ़ते हो तो उसकी जो हेडिंग दी होती है उसी हेडिंग में आधा पार्ट छिपा हुआ होता है, बस उसको हम ओपन ही तो करते हैं भाई। अब जैसे मान लो आपको मोल अवधारणा है, तो मोल अवधारणा के बारे में आपको देखना है कि मोल क्या है, वो किस प्रकार लगता है, क्या क्या उसके रिलेशन होते हैं, क्या क्या उसके फॉर्मूले होते हैं, उनको समझना है, उसकी अवधारणा हो गई। तो पहले हमको ये तो पता होना चाहिए कि मोल होता क्या है। अगर हमको मोल के बारे में जानकारी पता लग जाएगी तो अवधारणाएं देना तो बिल्कुल आसान है ना भाई। अवधारणा तो मोल के ऊपर ही तो आधारित है। अगर आपको मोल के बारे में कुछ पता लग जाएगा तो अवधारणाएं समझना तो बिल्कुल आसान है आपके लिए। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे भाई? मोल की। यानी हमारा पहला टॉपिक क्या होगा भाई? मोल। कि मोल क्या है। पहला क्वेश्चन अपना पास यही आ जाता है। क्वेश्चन क्या बन के आएगा? व्हाट इज मोल। कि मोल क्या है। क्वेश्चन क्या बन के आया अपने पास? मोल क्या है। सर अवधारणा की बात तो बाद में करना, पहले ये तो बता दीजिए कि मोल होता क्या है। अब सुनो मोल की परिभाषा क्या है। किसी भी पदार्थ में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या, किसी भी पदार्थ में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या यदि अवोगाद्रो संख्या के बराबर है। ऐसे कह सकते हो। परिभाषा की अगर मैं बात करूं, मोल की परिभाषा की बात करूं तो लिख देता हूं बोर्ड पे। किसी पदार्थ में उपस्थित Na पार्टिकल की संख्या। Na पार्टिकल मतलब क्या होता है? Na को बोलते हैं पर अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो मतलब क्या होता है? जानते हो ना आप? 6.022 इंटू 10⁻23 क्या कहलाती है? कोमा क्या कहलाती है भाई? मोल कहलाती है। एक मोल कहलाती है, मोल कहलाती है। सुनो बात, किसी भी पदार्थ में उपस्थित Na पार्टिकल यानी 6.022 इंटू 10⁻23 ये जो संख्या है उसको ही बोलते हैं मोल। यानी किसी भी पदार्थ में अगर इतने पार्टिकल हैं, इतने कण उपस्थित हैं, उसके क्या बोलोगे आप? एक मोल बोलोगे। क्या बोलोगे? मतलब मोल बराबर क्या होगा? एक मोल बराबर क्या हुआ? Na पार्टिकल। क्या हुआ मतलब? Na पार्टिकल मतलब ये हुआ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ये हो गया अपने पास एक मोल। ये अपने पास क्या हो गया भाई? मोल या एक मोल आप बोल सकते हो। परिभाषा क्या हुई? किसी भी पदार्थ में उपस्थित Na पार्टिकल यानी 6.022 इंटू 10⁻23 अवयवी कणों की संख्या को क्या बोलते हैं? मोल। यानी मोल का मतलब क्या है? मोल कुछ नहीं है, मोल एक नंबर है। मोल क्या है? मोल एक नंबर है। मैं कहूंगा मोल एक संख्या है। क्या है? मोल एक संख्या। और वो संख्या कितनी है? 6.022 इंटू 10⁻23। और ये संख्या किस प्रकार आई थी? मैंने आपको बताया था पिछले वाले लेक्चर में, बताया था मैंने आपको कि मैंने क्या कहा था? 1 mu किसके बराबर होता है भाई? 1.66 10⁻24 ग्राम। फिर यहां से हमने कहा था 1 ग्राम किसके बराबर हुआ अपने पास? 6.022 इंटू 10⁻23 AMU। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको क्या बोलते हैं हम? Na। इसे बोलते हैं हम अवोगाद्रो संख्या। यानी किसी भी पदार्थ में उपस्थित Na अवोगाद्रो संख्या के जो अवयवी कण हैं उसे बोलते हैं हम मोल। और मोल कुछ नहीं है, मोल क्या है? एक संख्या। और वो संख्या कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23। अब सुनो, जैसे मान लो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पास 1 मोल पैसा है। आपके पास कितने रुपए हैं? 1 मोल। इसका मतलब हुआ कि आपके पास कितने रुपए हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। इतने पैसे हैं आपके पास। मैंने आपसे कहा कि आपके पास 1 मोल केले हैं, बनाना है आपके पास 1 मोल, तो आपके पास कितने बनाना हो गए? 6.022 10⁻23। मतलब 1 मोल से कुछ नहीं है। 1 मोल का मतलब क्या होता है? 6.022 10⁻23। मैं कहूंगा मोल एक सिंपल नंबर है। मोल क्या है? एक सिंपल नंबर। अब मैं आपसे कह रहा हूं
एक मोल पार्टिकल है, एक मोल अवयवी कण है, तो एक मोल अवयवी कण का मतलब क्या हुआ, एक मोल अवयवी कण का मतलब क्या होगा कि उसके अंदर अवयवी कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6.022 इंटू 10⁻23। इसका मतलब ये हुआ मोल कुछ नहीं है, मोल एक संख्या है, उस संख्या का मान कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर है। किसी भी पदार्थ में उपस्थित एन मैं कहूं इसको एन कहते हैं भाई, इसको बोलते हैं एन, कैपिटल एन सफिक्स ए, अवोगाद्रो नंबर बोलते हैं, अवोगाद्रो संख्या, क्योंकि देने वाला साइंटिस्ट अवोगाद्रो था, उसने नंबर दिया जिसको बोलते हैं अपन अवोगाद्रो नंबर, और इसे क्या बोलते हैं मोल। यानी किसी भी पदार्थ में उपस्थित अवोगाद्रो नंबर या एन पार्टिकल की जो संख्या होती है उसे उसका क्या बोलते हैं मोल। और मोल कुछ नहीं होता, मोल तो एक संख्या होती है, उस संख्या का मान कितना होता है भाई 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर है। अब विशेष बात सुनो, आपके पास जो मोल यूज होगा, आप सोचो ये 6 इंटू 10⁻23 है, वो कितना बड़ा अमाउंट है। क्या इसको आप बड़े लेवल पे अप्लाई कर सकते हो क्या। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप 6.022 इंटू 10⁻23 आम लेके आओ और उसको अपने घर पे रखो, तो पहली बात तो इतने आम आपको मिलेंगे कहां, दूसरी बात मिल भी जाते हैं तो आप लेके कैसे आओगे, और अगर लेके भी आ गए तो उसको रखोगे कहां। मतलब ये हुआ इस मोल को आप बड़े लेवल पे अप्लाई नहीं कर सकते, इसको आप अप्लाई करते हो छोटे छोटे पार्टिकलों के लिए। तो विशेष बात क्या निकल गई कि मोल का जो एप्लीकेशन है वो बड़े लेवल पे नहीं होता, छोटे छोटे पार्टिकल पे होता है। यानी मैक्रोस्कोपिक लेवल पर आप मोल को अप्लाई नहीं कर सकते, यानी बड़े पैमाने पर आप मोल के नियम को लागू नहीं कर सकते, छोटे छोटे पैमानों पर किसको लागू किया जाता है भाई मोल को। क्योंकि आप जानते हो एक मोल में कितने अणु हो जाएंगे भाई। आप सोचो अगर आपके पास एक मोल, कोई कह रहा है कि मेरे पास एक मोल पेन है, आपसे कहा कि मेरे पास एक मोल पेन है, मतलब उसके पास कितने पेन है 6.022 10⁻23। अब सोचो इतने पेन रखेगा कहाँ, इतने पेन उसके पास हो सकते हैं क्या, इतने ह्यूज अमाउंट, मैं कहूँगा इतना ज्यादा अमाउंट हो जाता है, मोल बहुत बड़ी संख्या है। इसलिए हम कहते हैं कि मोल एक बड़े लेवल पर अप्लाई नहीं होता, एक छोटे लेवल पर अप्लाई होता है। यह बात है भाई मोल के बारे में। मोल इतना सा नहीं है, मैंने अभी तक आपको मोल की सिंपल परिभाषा बताई है। क्या बताई है कि किसी भी पदार्थ में उपस्थित एन पार्टिकल की जो संख्या है वही उसकी कहलाती है मोल। और एन पार्टिकल क्या होता है भाई 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर है। और मोल कुछ नहीं है, मोल एक संख्या है, और वो संख्या कितनी है अपने पास, ये वाली। और मैं कह रहा हूं ये संख्या काफी बड़ी है, इसलिए ये जो मोल है वो बड़े पैमाने पर लागू ना होकर एक छोटे पैमाने पर लागू होता है। यानी हम जो केमिस्ट्री में बात करते हैं, अवयवी कणों की बात करते हैं, हम जानते हैं पार्टिकल बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, तो छोटे छोटे पार्टिकल की गणना के लिए हम जो वर्ड यूज लेते हैं वो वर्ड क्या होता है अपने पास, मोल। यानी मोल की हमें रसायन विज्ञान में आवश्यकता क्यों पड़ी क्योंकि हम किसी चर्चा करते हैं यहाँ पे परमाणुओं की, अणुओं की। अब आप जानते हो कि किसी में परमाणु संख्या बिल्कुल, परमाणु बिल्कुल छोटे छोटे होंगे, उनको देख पाना काफी मुश्किल होता है, उनमें संख्या ज्यादा होंगी, और उसके लिए जो हमारे पास टर्म होगी गिनने वाली, उस टर्म को बोलेंगे हम मोल। क्या बोलेंगे, मोल। तो मोल क्या है, किसी पदार्थ में उपस्थित 6.022 10⁻23 अवयवी कणों की संख्या क्या कहलाती है, उसका मोल। और मोल बड़े पैमाने पर लागू नहीं होता, छोटे पैमाने पर लागू होता है। और क्यों लागू होता है छोटे पैमानों पर, पता है आपको कि ये नंबर काफी बड़ा है, तो इसका मैक्रोस्कोपी लेवल पर, मतलब मैक्रोस्कोपी लेवल पर इसका एप्लीकेबल नहीं पाया जाएगा, केवल माइक्रोस्कोपिक यानी छोटे लेवल पर मोल का एप्लीकेबल होता है। बड़े पैमाने पर मोल के जो नियम है वो लागू नहीं होते। क्लियर है बात। तो मोल क्या है, मोल एक सिंपल नंबर है मोल क्या है भाई, मोल एक सिंपल नंबर है, और नंबर कितना होता है 6.022 10⁻23। यानी मैंने आज जो आपके सामने बात की है वो मोल के बारे में सिंपल बात की है, ज़्यादा आपको मोल से डरने की आवश्यकता है नहीं, मोल के बारे में आप सीख गए। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक मोल आपके पास बुक्स है, तो इसका मतलब आपके पास कितनी बुक्स है, इतनी बुक्स है। सोचो अगर मैं कहूँ आपके पास एक मोल पेन है, तो आपके पास कितने पेन है, इतने पेन है। इसका मतलब ये हुआ कि मोल का सीधे सीधा मतलब है इस नंबर से, इस नंबर से, और ये नंबर कितना है 6.022 इंटू 10⁻23। अब सोचो बड़े पैमाने पर क्या आप मोल को लागू कर सकते हो क्या। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ रसायन विज्ञान में मोल की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हम बात परमाणु के अणु करते हैं जो काफ़ी छोटे होते हैं और उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए उन पर जो नियम लागू होगा हमारे पास कौन सा होगा, हमारे पास मोल। ठीक है। तो बड़े पैमाने पर लागू नहीं होता, छोटे छोटे जो छोटे छोटे कण होते हैं उनके ऊपर लागू करते हैं पर मोल को। तो मोल क्या है, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें एन पार्टिकल उपस्थित होते हैं उसे बोलते हैं उसका मोल। और मोल कुछ नहीं है, मोल तो एक क्या होता है, नंबर होता है। क्लियर है। अगर इसका अगर आप मास लोगे, मान लो आपके पास एन एटम्स है, अगर आपके पास मान लो एन परमाणु है, तो इनका जो मास होगा, एन क्या है मोल, तो इसका जो मास होगा उसको क्या बोलेंगे, मोलर मास। और इनका जो वॉल्यूम होगा उसे क्या बोलेंगे, मोलर वॉल्यूम। भाई आप जानते हो एन अपने किसको कहते हैं, मोल को।
अब इनका जो मास होगा उसे क्या बोलेंगे, मोलर मास, और इनका जो वॉल्यूम होगा उसे क्या बोलेंगे, मोलर वॉल्यूम। वो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं डिस्कस कर लूंगा अभी आपसे। मैं तो अभी आपको ये समझाना चाहता हूं कि मोल है क्या, क्योंकि मोल अवधारणा को सीखने से पहले हमें मोल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और मोल कुछ नहीं होता, मोल तो एक नंबर है, और वो नंबर कितना है भाई, 6.022 × 10⁻23। आज के लिए इतना ही। अगले वाले लेक्चर में हम मोल कॉन्सेप्ट को आगे डिस्कस करेंगे, इसके बारे में कुछ और बातें जाननी है अभी आपको। फिर मैं आपको मोल की ट्रिक्स बताऊंगा कि मोल के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं उनको आप क्विक एंड तुरंत ऑन टिप्स किस प्रकार सॉल्यूशन करोगे वो सिखाया जाएगा आपको। टेंशन लेने की आपको आवश्यकता है नहीं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए मोल है क्या। ठीक है, जब तक ले धन्यवाद।